नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कृषि इंपॉर्टेंट है, तो आपके कृषि के जो फैक्ट है वो आज क्लियर होंगे, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट डाटा के अनुसार कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हैंड रिटन नोट से कृषि, ठीक है ना, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, जितने भी फैक्ट है उनको अच्छे से कवर किया गया है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से कवर करें एक बार। देखिए क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि में ही लगी हुई है। ठीक, आर्थिक समीक्षा 2021, जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश में लगभग 54.6% कार्यबल कृषि में संलग्न है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, बहुत बार आ चुका है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो याद रखना है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में है, पहले कहाँ था, यूपी में था। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में की थी। यह प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था उस समय का। ठीक, बाद में ये जो पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय बना, इसी का नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, याद रखना है कि कृषि विश्वविद्यालय कौन था, उसको कब स्थापना हुई, किसने की, वर्तमान में नाम क्या है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, बहुत बार आ चुका है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, या यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो भारत में 15 है, यूपी में 9 है। 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र हैं। ठीक है ना, ये तीनों डेटा याद रखने चाहिए, 15, 20 और 60। ठीक है, अब इनका विभाजन, ये जो 15, 20, 60, इनका विभाजन किया गया है, तो किस आधार पर किया गया है, तो यह विभाजन मिट्टी, जलवायु, प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ये किया गया है। ठीक है, भारतीय कृषि का इतिहास, एक पुस्तक आई थी, ये किसकी है, एम एस रंधावा की है। ये भाई पुस्तक कई बार आ चुकी है, एम एस रंधावा की है। ठीक है, उसके बाद कृषि में युग्म पैदावार होता है, एक है अंतर फसली खेती, एक है मिश्रित खेती। ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तो युग्म पैदावार का मतलब है कि दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। मतलब दो या दो से अधिक फसल जो है एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। मतलब जैसे कई बार होता है कि खेती, कहीं दाल उगा ली गई, जब दाल कटी तो उसके बाद सब्जी उगा ली गई, है ना। तो इस प्रकार से एक ही साल में एक ही खेत में अलग अलग चीजें उगा ली जाती है, तो यही है युग्म पैदावार। अंतर फसली खेती क्या है, एक साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना। यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक फसल उगा रहे हैं, लेकिन अलग अलग बार, 3-3 महीने की या 4-4 महीने की। इसमें क्या है, एक साथ। ठीक, तो एक साथ हो गई तो अंतर फसली हो गई। मिश्रित क्या है, तो मिश्रित खेती का मतलब है कि आप खेती भी करें और पशुपालन भी करें, इसी को मिश्रित खेती कहा गया है। ठीक, भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, पंजाब। राज्य अग्रणी है, ठीक है ना, याद रखना है, पहला पंजाब है और वर्तमान में अग्रणी भी पंजाब ही है ठेकेदारी कृषि। प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ये क्या है, अन्न उत्पादक है। अन्न उत्पादक का मतलब है कि गेहूं, चावल। सर्वाधिक उर्वरक एनपीके उपभोग करने वाले राज्य कौन से हैं, सर्वाधिक उर्वरक का उपभोग या प्रयोग करने वाले राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, याद रखने हैं। प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाला राज्य पहले नंबर पे पंजाब है, दूसरे पे हरियाणा है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। याद रखना है, प्रति हेक्टेयर जहां भी लग जाए वहां पे आपको पंजाब पहले नंबर पे करना है, चाहे वो कृषि के मामले में हो, चाहे उर्वरक के मामले में हो। ठीक है ना, तो अगर प्रति हेक्टेयर की दर से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो बस पंजाब ही टिक करना है। ठीक है, चलो आगे। सर्वप्रथम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, पूछा जाता है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, ये किस विश्वविद्यालय में किया गया था, तो यही गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर वाला। ठीक, टिलेज पद्धति क्या है, टिलेज पद्धति पूछी जाती है। टिलेज पद्धति क्या है, तो बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जाती है, मतलब जुताई नहीं की जाती, इसमें लगातार खेती की जाती है बिना जुताई के, इसी को टिलेज पद्धति कहा जाता है। ठीक, चावल की खेती के लिए जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है, तो नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल एक जैव उर्वरक का कार्य करता है, किस खेती में, तो चावल की खेती में। ठीक, चलिए
एक बेसिक स्ट्रक्चर कवर हो गया है। अब हरित क्रांति के बारे में देख लेते हैं। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे। बहुत अच्छे से याद रखना है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को ही कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के हैं, लेकिन इनका कर्म क्षेत्र मैक्सिको। इसी वजह से जो गेहूं का यूज होता है ना, गेहूं के बीज का यूज हुआ था, तो वो मैक्सिकन गेहूं था, तो कर्म क्षेत्र मैक्सिको। अब पद्म विभूषण इन्हें मिला है कब? 2006 में। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, इनकी मृत्यु हो गई है। एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो ऐसे स्टेटमेंट क्रम से लगाने के लिए आए था ROR में, आपको याद हो तो। स्वामीनाथन के प्रयासों से ही भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग शुरू हुआ। याद रखना, एम एस स्वामीनाथन का ही योगदान था भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग शुरू होने में। हरित क्रांति का जो शुरुआत होती है, जो प्रथम चरण होता है, वो 1966 से 81 तक प्रथम चरण है, और इसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति का यहीं पर प्रयोग किया जाता है। जो मैक्सिकन गेहूं है, उच्च उत्पादक बीजों का उपयोग, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 1966 से 81 पहली बार। द्वितीय चरण जो हरित क्रांति का होता है 1981 से 85 तक, और तृतीय चरण होता है वो 1995 से शुरू होता है, ठीक है। 3 चरण होते हैं इसके। हरित क्रांति से उत्पादन व उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को हुआ। याद रखना है कि हरित क्रांति में किस फसल में हमें सफलता प्राप्त हुई है, तो गेहूं में, ठीक है। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। भाई मैक्सिकन क्या था? कर्म भूमि थी, तो मैक्सिकन गेहूं का ही इसमें उपयोग किया गया था, मैक्सिकन प्रजाति के गेहूं का, जिससे बोरलॉग क्या मैक्सिको में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। बहुत बार आ चुका है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र कहाँ पर है? तो ये मैक्सिको में है, याद रखना, मैक्सिको में है, ठीक है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना की गई। इंद्रधनुषी क्रांति या इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? कई बार आ चुका है, तो याद रखना है। इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है। मतलब जितनी भी क्रांति है उन क्रांतियों का हेड है ये इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति में सभी प्रकार की क्रांतियां सम्मिलित की गई हैं, बस इसका सिंपल से यही एक मकसद है, ठीक है। अब कौन कौन सी क्रांतियां हैं प्रमुख देख लेते हैं। तो जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फसल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम, और गोल क्रांति आलू। पीली क्रांति तिलहन, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली। याद रखना है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली है और नीली क्रांति केवल मछली है, ठीक। चलिए अब खाद्यान्न फसलें एक बार देख लेते हैं हम लोग। खाद्यान्न फसलें, तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। शस्य मतलब कृषि ऋतुएं हैं। शस्य का पर्यायवाची ही है कृषि। कौन कौन सी फसलें हैं? तो रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल। आपको पता होगा ये तीनों, ठीक है ना। अब तीनों में देख लेते हैं। तो रबी की फसल, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। देखो यहाँ पे जो फसलें लिखी हुई है ना, यहाँ पे जो रबी की फसलें लिखी हुई हैं, केवल इन्हीं को पढ़ लोगे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि PYQ आधार पर ही ये कंसेप्ट तैयार किया गया है, ठीक। रबी की फसल देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। आप खुद ही जानते हो, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। मतलब देश में क्या है, भारत में क्या है कि सबसे अधिक रबी की फसलें ही बोई जा रही हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ का जो शुरुआत है वो भूमध्य सागर से है, ठीक है ना। तो ये मौसम जब मैं कवर कराऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, ठीक। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, अब देखो जाहिर सी बात है अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये क्या है? सर्दी वाला मौसम है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक। अब जैसे गेहूं की बात कर लें, तो गेहूं रबी की फसल है। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग पहला लगा देंगे, पहला नहीं है। भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पहली कौन सी है? फिर धान है, और धान खरीफ की है। खरीफ आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक। तो याद रखना है,
भारत की पहली खाद्यान्न फसल चावल या धान है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं है। भारत में गेहूं की खेती के लिए तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। भाई ठंडी का मौसम है तो ज़्यादा तापमान चाहिए भी नहीं। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, क्योंकि शीत ऋतु है तो शीत ऋतु में वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती नहीं है। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक। गेहूं के प्रमुख किस्में, किस्मों से कई परेशान रहते हैं कि कौन कौन सी किस्में पढ़ लें, तो केवल इतनी पढ़ लो, इतनी पढ़ लो। अभी तक इससे बाहर किस्में नहीं आई हैं, और आई भी हैं तो मिलान करने को आ गई हैं, मिलान करने को ये भी आ गई हैं, तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है। जैसे गेहूं के प्रमुख सोनालिका, अर्जुन, चंद्रिका, देश रत्न, गोमती, कल्याण सोना, राज 3070, पूसा, सिंधु, गंगा। एक है पूसा सुगंधा, एक है पूसा सिंधु गंगा। याद रखना है, दोनों अलग अलग हैं। यूपी 308। ठीक है, तो ये नंबर वाले भी याद रखना है क्योंकि ये आर में आए हुए हैं। गेहूं में बौनेपन का कारण क्या है? बौनेपन का जीन का कारण है नोरिन 10। गेहूं में क्या ऐसा होता है जिसमें उसका बौनेपन का कारण बन जाता है? तो नोरिन 10 याद रखना है। गेहूं की फसल का रोग एक है रस्ट। रस्ट रोग गेहूं की फसल में होता है। तो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, पीला रस्ट, भूरा रस्ट, काला रस्ट। ठीक। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा रस्ट का प्रकार नहीं है, तो पीला, भूरा, काला है, एक कोई और कलर दे देगा। ठीक है ना। गेहूं में करनाल बंट एक रोग होता है जो कि कवक से होता है, कवक जनित रोग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेहूं में जो करनाल बंट है ये कवक जनित रोग है। और गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, अच्छे से याद रखना। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है। लेकिन अगर पूछ लेगा प्रति हेक्टेयर की दर से, तो बस प्रति हेक्टेयर जहां पे आ गया बस पंजाब पहले नंबर पे कर देना है। ठीक है। ट्रिटिकल गेहूं और राई के मध्य संकर प्रतिफल है, मतलब गेहूं और राई के मध्य संकर करवाया गया तो कौन सी एक नई प्रजाति आई? तो ट्रिटिकल। ठीक है, याद रखना है। मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। अब ये मैक्रोनी गेहूं क्या है? मैक्रोनी गेहूं वहीं पर उगाया जाता है जहां पर पानी की बहुत ही कमी है, जहां पानी का ज़्यादा उपयोग हम ना कर सके, तो वहां पर मैक्रोनी गेहूं उगाया जाता है। और मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक वनस्पति नाम क्या है? तो ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है। ब्यूटाक्लोर क्या है? एक शाकनाशी पदार्थ है ब्यूटाक्लोर। ठीक। आपने अगर इतना पढ़ लिया तो यकीन मानो आपका, मुझे नहीं लगता कृषि का आगे कुछ पढ़ने की जरूरत है। ठीक, इसमें पूरा कवर है, निचोड़ है, समझ लो। ठीक है। तो खरीफ की फसल एक बार देख ले, रबी देख लिया, खरीफ की देख ले। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है। प्रमुख फसल कौन सी है? धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली, सोयाबीन। सोयाबीन कई बार आ चुका है कि कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है। धान की खेती पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, असम क्षेत्र में की जाती है। ठीक है ना, याद रखना है। तापमान कितना? 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और वर्षा 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। इसी वजह से जब आप यूपी जी के पढ़ते हो तो उसमें याद आता है कि तराई क्षेत्र में गन्ना और धान की खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि वहीं पर वर्षा अत्यधिक हो रही है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। मैंने बताया कि भारत की प्रथम सबसे पहली खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। दूसरे नंबर की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है। चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र की बात हो रही है, उत्पादन की बात नहीं हो रही है कि चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे उड़ीसा है। लेकिन अगर उत्पादन पूछ ले तो पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, फिर यूपी है, फिर पंजाब है। ठीक है। अब प्रति हेक्टेयर पूछ ले तो बस आंख बंद करके पंजाब लगा देना है। धान रोपाई में बीज की आवश्यकता 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धान रोपाई में बीज की आवश्यकता कितनी होती है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि उड़ीसा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। उत्तरी सरकार का क्षेत्र है ना, उत्तरी सरकार तटवर्ती वाला क्षेत्र है। दक्षिण एशिया में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? वाराणसी। याद रखना, दक्षिण एशिया में चावल का कटोरा वाराणसी को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? चमुना, वरुणा, जया, पद्मा, कृष्णा। जो महिलाओं के ज़्यादातर नाम है ना, ये ज़्यादातर लड़की के नाम है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो केवल कि जिसमें ऐसे नाम आ जाएंगे तो वो चावल की प्रमुख किस्में हैं। ठीक। जायद की फसल देख लो फटाफट से। जायद की फसल अप्रैल मई में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? भिंडी, तरबूज, खीरा, ककड़ी,
खरबूजा, मूंग, उड़द, ये कौन सी है? ये प्रमुख जायद की फसलें हैं। बस इसमें इतना ही पढ़ना है जायद की फसलों में। एक आपसे पूछा जाता है नकदी फसलें कौन कौन सी हैं। नकदी फसल क्या होती है? नकदी या वाणिज्यिक फसल आ जाए, नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल, इन फसलों का मतलब है कि ऐसी फसलें जो हम घर में नहीं रख सकते, घर में ज़्यादा समय के लिए नहीं रख सकते, इनको बेचना ही उचित होता है। तो बेच दिया तो हमें नगद मिल गया, तो बस इसी वजह से नकदी फसलें। कपास, अब कपास कोई घर में थोड़ी ना रखता है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। बहुत इंपॉर्टेंट, किस कुल का पौधा है? मालवेसी कुल का पौधा है। ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन बनाते हैं। तो कपास मालवेसी कुल का पौधा है। विश्व में कपास की दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, एक देशज, एक अमेरिकन। तो भारत में क्या है? देशज पाई जाएगी भाई, देसी है ना, देशज। कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में होती है, याद रखना, कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में होती थी, और इसी वजह से सिंधु सभ्यता में कपास की खेती होती थी, इसी वजह से उसे सिंडन सभ्यता कहा गया था, सिंडन सभ्यता। कपास का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। कपास की संकर किस्म विकसित करने वाला प्रथम देश कौन है? भारत है। कपास की संकर किस्म, कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, और इसी वजह से काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित मिट्टी होती है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, और ये गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसी वजह से अब जब गुजरात महाराष्ट्र में कपासी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी, तो गुजरात और महाराष्ट्र में ही कपास की खेती ज़्यादा होगी। तो बस कपास उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है? तो पहले नंबर पर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है। ठीक। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, व्हाइट गोल्ड, याद रखना, कपास को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कपास का रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? कपास के किस पार्ट से प्राप्त होता है? तो कपास के बीज से कपास का रेशा प्राप्त होता है। ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए गन्ना, गन्ना गन्ना क्या है? तो भाई गन्ने को आप घर में थोड़ी ना रख सकते हो, इतना ज़्यादा गन्ना बेच दिया जाता है। तो गन्ना भी क्या है? एक वाणिज्यिक, एक नकदी फसल है, प्रमुख नकदी फसल है। तो यह उष्णकटिबंधीय पौधा है, याद रखना, ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। और कपास जैसे मालवेसी कुल का था, वैसे ही गन्ना जो है ग्रैमीनी कुल का है। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। भारत में गन्ना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, यूपी जीके में पढ़ा होगा, यूपी जो है गन्ने उत्पादन में प्रथम है। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। भारत में गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सरकरा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं भाई। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर, और केवल गन्ना अनुसंधान, प्रजनन हटा दिया जाए तो लखनऊ, और गन्ने से बनेगी शक्कर तो शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर। ठीक है। भारत में शर्करा मतलब चीनी फैक्ट्री सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, और फिर दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। इस वजह से है क्योंकि महाराष्ट्र में जो गन्ना हो रहा है वो ज़्यादा मीठा है, यूपी में जो गन्ना हो रहा है उसकी तुलना में ज़्यादा मीठा है। ठीक है, तो याद रखना, चीनी फैक्ट्री पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, लेकिन गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। विश्व में अगर गन्ना देखा जाए तो पहले नंबर पर ब्राज़ील है, और फिर दूसरे नंबर पर भारत है। एक गन्ने की अड़साली फसल है, गन्ने की अड़साली फसल की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। अधिकतम इसकी आयु कितनी होती है? 18 माह की। अवधि कितनी होती है? 18 माह की। कई बार आपने पढ़ा होगा गन्ने की अड़साली फसल की अवधि कितनी होती है? 18 माह की होती है, 1.5 साल की होती है। और महाराष्ट्र के ऐसे क्षेत्रों में गन्ने की बुआई की जाती है जहाँ पर कम वर्षा होती है। यूपी को भारत में शक्कर का प्याला कहा जाता है, और विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा कैरेबियाई देश है, क्यूबा विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। चलिए तिलहन देख लेते हैं। तिलहन भारतीय भोजन में वसा का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख फसलें सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, मूंगफली। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से ही संबंधित है, पीली क्रांति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखा जाए, तिलहन से तेल व खली की प्राप्ति होती है, जिससे औषधि, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक, पशु आहार बनाया जाता है। अगर ये सभी तिलहन फसलें हैं, इसमें सबसे अधिक तेल किसमें होता है? तो सबसे अधिक तेल जो है तिल में होता है, याद रखना है। तिलहन उत्पादन पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर गुजरात है, और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, याद रखना है इसको। मूंगफली तिलहन की फसल है, वनस्पति प्रोटीन का अच्छा स्रोत है।
तापमान 15 से 25 सेंटीमीटर चाहिए, सॉरी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वर्षा जो है 50 से 80 सेंटीमीटर चाहिए। मूंगफली, ठीक है ना, मूंगफली के बारे में याद रखना है। मूंगफली को गरीबों का काजू कहा जाता है, गरीबों का काजू मूंगफली को कहा जाता है। मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अब समझो यहाँ पे जिप्सम कहाँ मिलाया जाता है। अगर देखो, अगर मिट्टी में अम्लीयता ज़्यादा है तो वहाँ चूना मिलाएंगे, और मिट्टी में क्षारीयता ज़्यादा है तो वहाँ जिप्सम मिलाएंगे बैलेंस करने के लिए। तो मूंगफली की खेती में मिट्टी में क्षारीयता ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है। मूंगफली उत्पादन में पहले नंबर पे गुजरात है, फिर दूसरे नंबर पे राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। चलिए, सोयाबीन खाद्य तेल का अच्छा स्रोत है। सोयाबीन उत्पादन में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है। सरसों उत्पादन में पहले नंबर पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा है। ये डेटा हो सकता है आपके पास पुराना हो, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना इसको। सरसों की एक प्रजाति है पूसा गोल्ड, कई बार आ चुकी है, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया है पूसा गोल्ड। ठीक है। दलहन देख लो। भारत में अधिकांश जनता की प्रोटीन प्राप्ति का स्रोत दाल है। भारत में रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलों में दाल की खेती होती है। दाल कोई ऐसा नहीं है कि खरीफ की है, रबी की है, जायद की है, ये तीनों ही फसल चक्र में तीनों ही उगाई जाती है। प्रमुख दलहन जैसे चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्तरीकरण पाए जाने वाला राइजोबियम है। ठीक है ना, राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन स्तरीकरण में पाए जाने वाला एक जीव है राइजोबियम। भारत दलहनी फसलों का उत्पादन व उपभोक्ता दोनों है। सर्वाधिक दलहन कहाँ पाई जा रही है? मध्य प्रदेश में, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पे राजस्थान में। याद रखना है दलहन फसलों में तिलहन में राजस्थान पहले है और दलहन में मध्य प्रदेश पहले है। रेशम, केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 में स्थापना होती है। रेशम उत्पादक देश पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। रेशम कीट, ये अब आया हुआ है तो इस मैंने इसको नोट किया है। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों में होता है। पहले अंडा, फिर इटली, फिर प्यूपा, फिर सलम, मतलब एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर मोथ। रेशम उत्पादक राज्य पहले नंबर पे कर्नाटक है और यहाँ पर सहतूती रेशम अग्रणी है, और फिर दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। भाई रेशम का कीड़ा जो है वो सहतूत के पेड़ पे ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से रेशमी सहतूती रेशम कहा जाता है, और पहले नंबर पे कर्नाटक है। भारत में सहतूत, टसर, इरी, मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के रेशम है? 4 प्रकार के, सहतूती, टसर, इरी, मूंगा। सहतूती रेशम कर्नाटक में पाया जा रहा है, इरी रेशम असम में, मूंगा रेशम असम में। और टसर रेशम जो है 2 प्रकार का है, एक ट्रॉपिकल टसर है, एक ऊक टसर है। तो ट्रॉपिकल वाला झारखंड में, ऊक वाला मणिपुर में। ठीक है ना, चारों की स्थिति आपको याद करनी है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो सहतूती रेशम है जो कि कर्नाटक में है, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। बागानी फसलें देख लें, बागानी फसलें। अब बागानी फसलों में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगी, उत्पादक ये यहीं से पूछा जाता है। जैसे कॉफ़ी और कहवा, तो भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कॉफ़ी उगाया गया था, पहली बार कर्नाटक के चिकमंगलूर में। ठीक है। कॉफ़ी, भारत में कॉफ़ी की 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। भारत में कॉफ़ी की 2 ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अरेबिका, रोबस्टा। वो नेस्ले या ब्रू कॉफ़ी नहीं है, ठीक है ना, वो मत याद रखना कि नेस्ले ब्रू याद आ जाए। तो अरेबिका, रोबस्टा। कॉफ़ी उत्पादक, सर्वाधिक उत्पादक तो पहले नंबर पे कर्नाटक है, फिर दूसरे नंबर पे केरल है। चाय का देख लो, चाय तो चीन का मूल पौधा है। उत्पादन पहले नंबर पे महाराष्ट्र, असम है, फिर दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे तमिलनाडु है। चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोराहट, असम में। ठीक है ना, सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में हो रहा है, तो अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? असम में है। रबड़ की बात करूँ, रबड़ तो उत्पादक राज्य पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा है। बिल्कुल लेटेस्ट डाटा। विश्व में थाईलैंड है पहले नंबर पर रबड़ उत्पादन में, और रबड़ उत्पादन में भारत का पूरा स्थान क्या है? भारत का पूरे में चौथा स्थान है। नारियल उत्पादन में पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे केरल है। तंबाकू उत्पादन में, हालांकि तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन वर्तमान में तंबाकू उत्पादन पहले नंबर पे गुजरात है, फिर दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, फिर तीसरे नंबर पे यूपी है। लौंग, लौंग उत्पादन में पहले नंबर पे तमिलनाडु है, फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, फिर तीसरे नंबर पे केरल है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। लौंग, क्लोव्स। और मसाला उत्पादन
तो मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं, लेकिन वर्तमान में मसाला उत्पादन पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे गुजरात है। तो बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है ना। ऐसे ही डेटा पूछ लिए जाते हैं और अब मान लो मसाला आ जाता तो केरल कर देते कई लोग, गड़बड़ हो जाता। याद रखना, मसाला में कौन है पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे गुजरात है। क्लियर, बस इतना ही पढ़ना है, खत्म, पूरा कृषि डेटा खत्म। आप लोग घंटों घंटों की क्लास लेते हो कृषि में, वही घंटों घंटों की क्लास मैंने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी। मुझे लगता है कितना 25 से 30 मिनट हुआ होगा, पूरा डेटा खत्म, वो भी लेटेस्ट, ठीक है। अब आप लोग इसी को बराबर रिवीजन करो, इसी को नोट करो, जो करना है करो, रट डालो इसी को, आना इसी से है, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के डेली वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।